देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग इस क्लास में जो है स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके पहले मैंने तुम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करवाया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटिव अभी नहीं करेंगे हम लोग, इसमें भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा, लेकिन पहले थियोरिटिकल। ठीक है, वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, इसे लोग समझते हैं कि थियोरिटिकल है, इसको मगअप कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें रूल्स रेगुलेशंस है, वो हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो है इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है जिसको फॉलो करके हमें अकाउंट्स करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक नॉर्मल सा बात बताते हैं, जैसे तुम लोग जब बचपन में हम लोग सभी जब लिखना सीखते हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश में सीखो, हिंदी में सीखो या फिर बंगाली में सीखो, ठीक है, तब तो हमें सिखाया जाता है ना। जैसे देखो हमें क्या सिखाया जाता है कि आई के बाद लेकिन एम ही लगाना है, आई के बाद इज या फिर आर ये नहीं लगाना है ना। यू के साथ क्या लगाना है, यू के साथ आर यूज करना है, ठीक है, ही के साथ इज यूज करना है। तो ये क्या है, ये है कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ग्रामेटिकल। ठीक है, ये ग्रामर हो गया। ये सब रूल्स रेगुलेशन हमें सिखाया जाता है कि सेंटेंस जब लिखोगे तो सेंटेंस लिखने का अपना रूल्स है। आई के साथ क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, सी के साथ पास्ट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। तो ये सब जो है रूल्स रेगुलेशंस हमें सिखाया जाता है। ठीक है, स्पेशली इंग्लिश वगैरह, क्योंकि ये हमारे देश का लैंग्वेज है नहीं। लेकिन जब हम लोग अपने जो है मदर टंग में बात करते हैं तो हमें इतना भी ज्यादा नहीं सिखाना पड़ता। ठीक है, जिनका बंगाली मदर टंग है उनको पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या बोलना है, जिनका हिंदी है या फिर जिनका कुछ और है। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करके, जैसे लैंग्वेज का यूज होता है, जस्ट लाइक दैट अकाउंट्स का भी अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिसे फॉलो करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का स्टैंडर्ड क्या है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, जैसे AS1 AS2 AS3, टोटल 1 से लेके AS1। देखो कितने सारे एस है पता है, AS1 से लेके AS29 तक है। ठीक है, टोटल इतने सारे एस होते हैं। इसमें अकाउंट्स का रूल्स बताया गया है। ठीक है, अब क्या क्या टॉपिक पे रूल्स बताया गया है, अलग अलग टॉपिक पे बताया गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लाइक AS1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बताता है। अब ये क्या है, वो तो पढ़ने से पता चलेगा ना कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे AS10 जो है वो हमें फिक्स्ड एसेट को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे और भी एस होता है, AS12 है, 16 है, बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताते हैं। वो तो तुम लोग जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि एएस क्या होता है। एएस जो है अकाउंट्स का रूल्स रेगुलेशन हमें बताता है, जिसको फॉलो करके हम लोग अकाउंट्स करते हैं। तो तुम लोग अकाउंट्स में जो भी रूल्स फॉलो करते हो, जैसे कल हम लोग कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने तुम लोग को डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करके दिखाया, मैंने दिखाया डेप्रिसिएशन ऐसे, जो भी कॉस्ट था उस एसेट का, बस था शायद 10 लाख का, फिर लेस किया हम लोगों ने उस पे स्क्रैप वैल्यू जो कि शायद 3 लाख का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो स्क्रैप वैल्यू, फिर डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो शायद था हम लोग का 12 ईयर्स। ठीक है, जो भी हो, ठीक है। या फिर मैंने जो मोबाइल का एग्जांपल दिया था, मान लो तुम लोग के पास एक 10,000 का मोबाइल है, तुम लोग उसे बेचने जा रहे हो 8 साल बाद, ठीक है, और तुम लोग को मिला 2,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने 8,000 रुपीज का उस एसेट को यूज कर लिया 8 साल में, तो पर ईयर में 1,000 करके यूज किया, ये डेप्रिसिएशन निकाला। लेकिन ये सब रूल्स रेगुलेशंस कहाँ बताया गया है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस एस 10 में जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये AS10 को हमें फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हमें एएस में बताए गए हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का पर्पस यही है, हमें जो स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो भी एएस होगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एएस का नीड क्यों हुआ। एएस तो बहुत सारा है, जैसे मैंने तुम लोग को बता दिया, AS1 से लेके AS29 तक। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, एस 1 से लेके एस 29 तक तो है, मैंने बताया, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। पहले समझो कि एस का जरूरत क्यों हुआ, रूल्स रेगुलेशंस तो लाया गया, क्यों जरूरत हुआ। देखो अब जैसे देखो, अगर कोई बोलेगा हम आई के साथ एम, ये रूल्स है, सभी को लगाना पड़ता है। अगर बोलना है आई, मतलब इंग्लिश में अगर बोलना है कि मैं, ठीक है, तो आई एम, ठीक है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। तो आई के साथ अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे तो इज लगाना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे आर लगाना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। जैसे देखो अभी तुम लोग जैसे एग्जाम देने जाते हो, मान लो 10 o'clock से तुम लोग का एग्जाम है, 10 AM से, ठीक है, तो तुम लोग 10 AM में ही ना एग्जाम दोगे। तुम लोग ऐसे थोड़ी बोलोगे हम तो 10:30 बजे से देंगे, कोई बोलेगा हम 10:30 बजे से देंगे, कोई बोलेगा हम 10:45 से देंगे। ऐसा नहीं होता है, एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, बिना रूल्स रेगुलेशंस के प्रॉब्लम क्या होगा, क्यों रूल्स है। अगर तुम लोग लेट करोगे तो फिर क्या बोलेगा, नहीं आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, या फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो तुम लोग का प्रॉब्लम होगा ना। तो वैसे ही देखो, क्यों, क्योंकि सभी को एक ही रूल्स में अगर नहीं लाओगे तो क्या फिर क्लास चलता ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब एग्जाम हॉल में जो एग्जाम हो रहा है क्या वो कंटिन्यू चलता ही जाएगा 10 बजे से लेके 5 6 7 बजे तक, ऐसा थोड़ी होता है। एक रूल्स होता है। जैसे स्कूल जाते थे तुम लोग, ठीक है, तो स्कूल का तो एक रूल्स होता है ना भाई, इतने बजे से इतने बजे के अंदर ही स्कूल होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो जब जाएगा स्कूल में जा सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रूल्स का क्यों जरूरत है, अगर रूल्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी अपने मन से कुछ भी फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, और उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। इस तरीके से जो है हम लोग मतलब सोसाइटी में जी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कभी भी स्कूल चला जाए, ठीक है, या फिर कहीं भी कभी भी हम लोग चले जाए, ऐसा नहीं होता है। एक अगर हम लोग एक ग्रोसरी शॉप में भी जाना चाहते हैं ना, उसका भी रूल्स है। हम लोग 12 बजे थोड़ी ना बोलेंगे चले जाएंगे ग्रोसरी शॉप में ग्रोसरी खरीदने, भाई देना ही पड़ेगा दुकान खोल के, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रूल्स होता है हर एक चीज का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, ताकि सभी कोई एक ही तरह का अकाउंट्स का रूल्स फॉलो करे। इसका रीजन क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है, दोनों एक ही तरह का बिजनेस करती है, दोनों एक ही तरह का बिजनेस करती है। अगर दोनों को मुझे कंपेयर करना है, मानो दोनों कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, दोनों कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो ये दोनों का मुझे कौन सा शेयर खरीदना है, मुझे वो सोचना है। तो मुझे उसी का शेयर खरीदना चाहिए जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिसमें मुझे इन्वेस्ट करके ठीक लगेगा कि मेरे फ्यूचर के लिए सही है, ठीक है। तो अब कंपेयर कैसे करें, दोनों एक ही जैसा काम करती है, ठीक है। मान लो इसका भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चर करती है, ये भी स्टील मैन्युफैक्चर करती है, तो मुझे कौन से वाले कंपनी में लगाना चाहिए, कैसे पता चलेगा, दोनों का डेटा से। अब दोनों अगर अलग अलग रूल्स फॉलो करके डेटा बनाएंगे तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। मुझे अगर कंपेयर करना ही है तो दोनों को एक ही रूल्स रेगुलेशन से उनका अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्चुअली कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनका ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पता करते हैं, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता करते हैं, बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस को देख सकते हैं। तो ऐसे सारी चीजों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका क्या कंडीशन है। लेकिन इसका ट्रेडिंग अगर अलग रूल से बना हुआ है, इसका ट्रेडिंग अलग रूल से बना हुआ है, तो हम कैसे कंपेयर करें, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर ए लिमिटेड अगर खुद के साथ ही खुद का कंपैरिजन करना चाहे, खुद के साथ खुद का कंपैरिजन मतलब कि प्रीवियस ईयर में उसका कैसा बिजनेस चल रहा था, अभी उसका करंट ईयर में कैसा बिजनेस चल रहा है, तो भी उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर वाले से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं, मान लो तुम लोग का मैंने पहले एक अकाउंट्स टेस्ट रखा, ठीक है, अभी जैन चल रहा है, जैन में फिर मान लो मैंने फेब में एक अकाउंट टेस्ट रखा, तो तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस को खुद के साथ खुद कंपेयर कर सकते हो। मान लो प्रीवियसली तुम लोग को मिला 50 में 30, अभी मिला 50 में 40, तो बोलोगे हाँ इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये दोनों ही अकाउंट्स है तो ही ना कंपेयर कर पा रहे। अगर मैंने फेब में कॉस्ट का टेस्ट लिया तो क्या अकाउंट्स के
साथ कॉस्ट को कंपेयर कर पाओगे? कभी नहीं। एक ही चीज को कंपेयर किया जा सकता है, सेम तरीके की चीजों को। वैसे ही जब जो भी अकाउंट्स बनता है सभी के लिए एक ही रूल्स रेगुलेशंस रहता है, उसको फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो वो कंपेरेबल नहीं होगा, ना तो किसी और के साथ ना तो खुद के साथ, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसके अंडर में सभी ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंडर में सभी ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, अकाउंट्स कंपेरेबल भी होगा और जो है एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा, और जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अगर सभी के लिए अलग अलग ऑप्शंस हो जाए, सभी अगर अलग अलग ऑप्शन चूज करना स्टार्ट कर दे अपने हिसाब से, तो यूनिफॉर्मिटी को इफेक्ट होगा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बनेगा और कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने का जरूरत था। जैसे मान लो रिलायंस अपना अकाउंट्स एक तरह बनाएगा, टाटा अपने हिसाब से बना लेगा, ठीक है, बिरला अपने हिसाब से बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, सबका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ही सब कोई अकाउंट्स बनाते हैं, कोई भी अपने मन से किसी भी तरीके का अकाउंट्स नहीं फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ओवरव्यू तो हमें मिल गया, चलो इसके बारे में थोड़ा लिखवा देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो लिखो एएस आर द, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस आर द रिटन पॉलिसी documents issued by expert accountancy body used in the preparation and presentation of, अच्छा ये जो एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी है ये कौन है पता है, ये है आईसीएआई, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी, ब्रैकेट में लिख देते हैं आईसीएआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है, कौन इशू करता है, ये इशू करता है सीए इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन पॉलिसी, ये रिटन होता है, ठीक है, कुछ ओरल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिटन पॉलिसी है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, जो कि इशू कौन करता है, अकाउंटेंसी एक्सपर्ट बॉडी, जो कि इंडिया में आईसीएआई को माना जाता है। क्यों इसका इशू करने का रीजन क्या है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए ये इशू किया गया है, ठीक है। तो it provides guidelines on recognition, measurement, यानी वैल्यूएशन, presentation and disclosure of various accounting aspects। देखो मैंने क्या लिखा है
कि एएस आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो कि इशू कौन करता है, इंडिया में जो एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी है जो कि आईसीआई होता है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी या मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बिजनेस तीन तरीके से होता है, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होते हैं, एक पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होता है। चाहे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो हमें एएस बताता है, ठीक है। और एएस कौन, डॉक्यूमेंट एएस का कौन बनाता है, आईसीएआई बनाता है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन, ये हमें गाइडलाइन देता है कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करें, वैल्यूएशन करें यानी मेजरमेंट करें और प्रेजेंट करें एंड डिस्क्लोज करें वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को। अकाउंटिंग एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, कैसे उसको वैल्यू करना है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना है, कैसे उसका डिस्क्लोजर करना है, वो सारी चीजों को बताता है, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी भी कोई भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम का एक गाइडलाइन होता है ना, ऊपर लिखा हुआ रहता है कि पहले जैसे मान लो ऐसे करना होगा कि ग्रुप वन से तुम लोग को करना है, ग्रुप ए से तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, ऐसे रहता है ना। तुम लोग 9, 10, 11, 12 में एग्जाम जब देते हो, ठीक है, तो ऐसे रहता है ना कि, या फिर कॉलेज में भी देते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, फिर उसके बाद बाकी 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना। तो ये क्या है, ये गाइडलाइन है, ये सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं आता है तो हम बाकी 5 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में बता दिए ये कंपलसरी है तो ये करना ही पड़ेगा। नहीं आता है नहीं करते हो बात अलग है, लेकिन उसके जगह पे तुम लोग बाकी क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे मान लो ग्रुप 1 में एक क्वेश्चन है, ग्रुप बी में मान लो तुम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। गाइडलाइन क्या दिया हुआ है, ग्रुप ए से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कंपलसरी, मान लो ऐसे दिया हुआ है कंपलसरी, मतलब ये करना ही पड़ेगा। एंड एनी 3 फ्रॉम ग्रुप बी, और ग्रुप बी से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है, ऐसा बता दिया। अब तुम लोग सोच रहे हो मुझे तो क्वेश्चन 1 नहीं आता है, हम एक काम करते हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं टोटल 4 क्वेश्चन करना है। तुम लोग बोलोगे हम लोग ये 4 कर देंगे, ग्रुप 1 वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रूल्स बता दिया है, गाइडलाइन दे दिया है, दिस इज द कंपलसरी क्वेश्चन, ये करना ही है। नहीं आता है तो क्या कर सकते हो, मत करो। लेकिन यहाँ से 4 क्वेश्चन करके सोचोगे कि हमें नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ से 3 ही क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, बाकी ये वाला करना कंपलसरी है। नहीं कर पाते हो यहाँ से 4 करोगे, नहीं चलेगा, यहाँ से 3 ही कंसीडर किया जाएगा। ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, वो फॉलो करना पड़ता है। बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करना भूल जाता है, होता है ऐसे कि पढ़ा ही नहीं पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, और ये 4 आता था, ये 4 करके आ गया, फिर सोच रहा है मुझे नंबर नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गाइडलाइन हमें फॉलो करना ही है। अगर मान लो एग्जाम में ब्लैक इंक से लिखना है तो तुम लोग को ब्लैक इंक से ही लिखना पड़ेगा, ब्लू से लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए हो गया ना, ये ऐसा थोड़ी किसी एक स्टूडेंट पे लागू होता है। वैसे ही एएस जो है वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक ही जैसा हो। जैसे तुम लोग स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे, तो वो तो सभी के लिए एक ही जैसा होगा, अलग अलग थोड़ी ना होगा, ताकि पता चले कि हाँ ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, ये इस स्कूल के बच्चे हैं, इस तरीके से। तो वैसे ही एएस के केस में भी होता है कि हम लोग एएस इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि हमारे पास पूरे इंडिया में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो एक ही जैसा हो, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए खुद से भी और दूसरे किसी बिजनेस से भी, ताकि उसका यूज आसान हो जाए। एक्चुअली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके के लोग यूज करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल यूजर, ये सब हम लोग 11 में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक होता है इंटरनल यूजर, ठीक है, इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर्स है, किसी को बिजनेस, किसी और के बिजनेस में पैसा लगाना है, किसी और के बिजनेस का शेयर खरीदना है, तो वो कैसे खरीदता है, उस बिजनेस का कंडीशन देख के। तो कंडीशन अच्छा है कि बुरा है कैसे पता चलेगा, किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर करके। सेम बिजनेस किसी, जैसे मान लो ए लिमिटेड का भी जो बिजनेस है, बी लिमिटेड का भी है, सी लिमिटेड का भी है, तो तीनों को कंपेयर करेंगे किसका बिजनेस है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तीनों एक ही तरह का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे तभी ना कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने तुम लोग 4 जन का एग्जाम दिया, ठीक है, अब सबको सेम ही क्वेश्चन दिया तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे किसने सबसे ज्यादा अच्छा लिखा। अगर मैंने किसी को मान लो कुछ और
और क्वेश्चन दिया, ठीक है, किसी को कुछ और क्वेश्चन दिया, जैसे कि मान लो किसी को मैंने दे दिया अकाउंट्स में एएस का क्वेश्चन, किसी को AS1 का क्वेश्चन दिया, किसी को AS2 का, किसी का AS3, किसी का AS4। अब हम कंपेयर करके नहीं बोल पाएंगे सबसे अच्छा कौन लिखा, ठीक है। अगर मैंने AS1 का ही क्वेश्चन सभी को दिया होता तो हम कंपेयर करके बोलते कि सबसे अच्छा किसने लिखा, लेकिन अगर क्वेश्चन ही अलग अलग है तो फिर कंपैरिजन तुम लोगों का परफॉर्मेंस का कर सकते हैं इंडिविजुअली, एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक ही तरह का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। तो एक्सटर्नल यूजर मतलब जो इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए काफी जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने आना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रीड करना चाहते हैं। और इंटरनल यूजर यानी बिजनेस के मैनेजमेंट वगैरह जो है उनके लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एडवांटेज, एस का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर इट प्रोवाइड्स वर्किंग रूल्स टू द accounting profession। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस है, मतलब जो अकाउंट्स को लेके काम करते, चाहे हम लोग अपने बिजनेस में किसी अकाउंटेंट को रख रहे हैं या अपना अकाउंट्स खुद बना रहे हैं, कुछ भी हो, हम लोग अकाउंटिंग प्रोफेशन हो जाएंगे। अगर हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स खुद संभालते हैं, हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोफेशन। अगर हम किसी को हायर करते हैं, मतलब किसी को सैलरी देके रखते हैं, तो वो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो ये जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन है उनको एक रूल्स देगा, ठीक है, उनको एक रूल्स प्रोवाइड करेगा, और रूल्स के अकॉर्डिंग चलने से ही हम लोग जो है सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर स्कूल में तुम लोग का ऐसा होता कि कभी भी आ जाओ, तुम लोग को कोई मना नहीं है, जब भी आओ, तो क्या तुम लोग वो रूल्स मेंटेन कर पाते? 3 घंटे के अंदर एग्जाम खत्म करना है तो रूल्स है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड लिखते जाओ, 3 घंटा नहीं, 5 घंटा, 6 घंटा, जिसको जितना मन है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूल्स नहीं बनेगा तो हम लोग बेस्ट काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एस हमें एक रूल्स प्रोवाइड करेगा कैसे अकाउंट्स बनाना है, किनको प्रोवाइड करेगा, जो अकाउंट्स बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो ये उनके लिए एक एडवांटेज है। सेकंड लिखेंगे, अगर हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं ना तो हमारा काम जो है, काम का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो तुम लोग अपने लाइफ में एक रूल्स बना रहे हो कि हम लोग रोज 5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, तुम लोगों का पढ़ाई इंप्रूव होगा। अगर तुम लोग ऐसा करते हो कि आज 5 घंटा पढ़ लिए, फिर 5 दिन तक ही नहीं पढ़े और जाके सीधा 6th डे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो तुम लोग कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो कि मुझे रोज कितना पढ़ना चाहिए। अगर तुम लोग रूल्स नहीं बनाओगे अपनी जिंदगी में तो तुम लोग इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, बेस्ट तुम लोगों से नहीं मिलेगा। रूल्स होना, जैसे देखो मेरा रूल्स क्या होता है कि हम जो है, जो भी क्लास हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो मान लो 2 आवर्स का लेते हैं। अब अगर हम ऐसे करें, किसी दिन 5 मिनट क्लास ले लिया, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 5 घंटा, किसी दिन मतलब 15 मिनट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से कैसे सिलेबस खत्म होगा और कैसे परफेक्ट पढ़ाई होगा, ठीक है। तुम लोग को भी एक हैबिट होना चाहिए कि हाँ ये क्लास इतने टाइम का होगा, मेरा भी एक हैबिट होना चाहिए। तो रूल्स जो है बहुत जरूरी है, रूल्स से हमें इंप्रूवमेंट मिलता है। वैसे ही अकाउंट्स का रूल्स से जो है अकाउंट्स को इंप्रूवमेंट मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एन अकाउंटेंट। क्या होता है, काम का क्वालिटी या फिर वर्क का परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है। जैसे अगर तुम लोग डेली एक टाइम पे एक प्रोसेस के साथ उठते हो, एक टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो, पढ़ते हो, ठीक है, हर एक काम करते हो, तो तुम लोग देखोगे ऑब्वियसली तुम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये बनने के बाद क्या होता है, अगर हम लोग रूल्स के साथ अपना अकाउंट्स बनाते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, इससे हमारा काम का जो इंप्रूवमेंट होगा, इससे हम लोग का जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेडी होगा वो बहुत ही अच्छे से हम लोग दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकेंगे, खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर कर सकेंगे। तो इसमें लिखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग
information can easily compare the financial statement of two entities two entities of the same industry, of the same industry. देखो क्या दिया हुआ है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बोला कि दो तरीके के यूजर्स होते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सब जो है ना मेनली क्या होता है, ये सब हम लोग का 11-12 में होता है, या फिर अगर हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो वहां भी होता है। ठीक है, तो सर का तो बेसिक क्लास चलता है, तो तुम लोग वहां पर देख सकते हो। ठीक है, ये सब डिटेल्स तुम लोग को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कि यूजर्स कौन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होता है। अगर तुम लोग भूल गए हो तो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब हो जाएगा, अभी जैसे मैंने बोला, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, इंटरनल मतलब अंदर वाले। बाहर वाले मतलब इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। ठीक है, और इंटरनल मतलब मैनेजमेंट। तो ये सब जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो अगर वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ बना हुआ है तो हम लोग उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो एंटिटीज ऑफ सेम इंडस्ट्री। अगर दो बिजनेस है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बार बार लिया, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दो एंटिटीज, और वो अगर सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है, मतलब सेम तरीके का काम करते हैं। मान लो इनका भी टेक्सटाइल बिजनेस है, इनका भी टेक्सटाइल बिजनेस है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। अब टेक्सटाइल के साथ तो स्टील इंडस्ट्री का कंपेयर नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली स्टील के साथ स्टील का ही करेंगे। तो सेम इंडस्ट्री को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपेयर तभी कर पाएंगे ना अगर दोनों सेम रूल्स रेगुलेशन से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज है, इट गिव्स assurance to the users about the accuracy of the financial statement. It gives assurance to the users about the accuracy of the financial statement. मतलब अगर कोई एस फॉलो करता है, मतलब अकाउंट्स का रूल्स फॉलो करता है, ठीक है, तो जो भी यूजर्स है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनको एक एश्योरेंस यानी गारंटी मिलता है, एक तसल्ली मिलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है वो एक्यूरेट है, सही बना है। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने से सही नहीं बना सकते। जैसे मान लो मैंने तुम लोग को एक कोई भी एक क्वेश्चन दिया लिखने के लिए, ठीक है, अब अगर तुम लोग उस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे, जैसे मान लो कल हम लोग कर रहे थे सर्विस कॉस्टिंग, मान लो मैंने बोला कि एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो तुम लोग का टेस्ट लेंगे, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी तुम लोग को नहीं पता है, तो तुम लोग स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही नहीं बना पाओगे कि कैसे करके लिखना है उसको। कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, फिक्स्ड, वेरिएबल और मेंटेनेंस, जिसको हम लोग स्टैंडिंग बोलते हैं, रनिंग और तो वो क्या हो गया कि तुम लोग एक्यूरेट लिख तभी पाओगे जब तुम लोग उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे जो तुम लोग को सिखा रहे हैं कि ऐसे करके करना है। वैसे ही कि अगर कोई एस को फॉलो करता है तो उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो यूजर्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यूजर्स उसे आराम से आंख बंद करके यूज कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी उसे मिलेगा। अच्छा, ये हम लोग का एडवांटेज हो गया। अब दो डिसएडवांटेज है वो भी लिखवा देते हैं। देखो डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज फर्स्ट, ठीक है, तो देखो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो करते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा,
तो क्या सब कोई करता है? तुम लोग के आसपास जितना बिजनेसमैन है क्या सब कोई करता है? जैसे छोटा छोटा जो भी हमारे पाड़ा में ग्रोसरी दुकान होता है, या फिर मान लो छोटा मोटा आइसक्रीम का दुकान है, ठीक है, या फिर जो भी फुचका वगैरह बिकता है, कि वो सभी फॉलो करते हैं? नहीं बाबा नहीं, सब फॉलो नहीं करते हैं। वो सब बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये सब फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जो जिनका थोड़ा बड़ा बिजनेस है, जो मतलब अपना अकाउंट्स वगैरह फॉलो करते हैं, क्या सभी अकाउंट थोड़ी ना फॉलो करते हैं? बहुत से लोग तो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। जब तुम लोग सिंगल एंट्री पढ़ोगे तो देखना, सिंगल एंट्री में क्या होता है कि लोगों को अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता है, तो वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली नोट डाउन करते हैं। अगर तुम लोग ग्रोसरी शॉप में भी जाओगे ना, पाड़ा वाला जो ग्रोसरी शॉप होता है, तो वहां भी देखोगे उनका भी एक छोटा सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो होता ही है, जहां पर वो लिखते रहते हैं कि ये स्टॉक खत्म हो गया, वो हो गया। लेकिन हाँ, अकाउंट्स का रूल्स रेगुलेशंस डेबिट क्रेडिट की तरह फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड जरूर करते हैं। तो उनका हो जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जिनका बिजनेस काफी अच्छा बड़ा है, ठीक है, जिनको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, उतना कमा लेते हैं, तो फिर उनको तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। तो जो भी अकाउंटेंट वो अपॉइंट करेंगे, अकाउंटिंग प्रोफेशन, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। अब जब किसी के पास इतना ज्यादा नॉलेज होगा, उनको हायर करना भी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, उनको हायर करना कॉस्टली हो जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब कोई एएस फॉलो करके पूरा चीज को रेडी करता है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह फॉलो करता है, तो वो कॉस्टली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने एएस लिख दिया शॉर्ट में, तुम लोग पूरा लिख सकते हो। अकाउंटिंग हैज बिकम कॉस्टली, ठीक है। जब हम लोग किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं जिनको हर एक चीज का नॉलेज है, तो एज वगैरह जब फॉलो होगा, तो वो अपने नॉलेज को जब यूज करेंगे, तो उनको हायर करना हमारे लिए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत रिजिड हो जाता है इससे, जो कि हम चाहते भी थे। ये देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैव बिकम more rigid and less flexible। देखो, ये इसका डिसएडवांटेज तो लिख दिया, लेकिन हम लोग तो खुद ही चाहते थे कि अकाउंट रिजिड बन जाए। रिजिड कब बनता है? जब हम लोग किसी चीज को रूल्स में बांध देते हैं। जैसे मैंने बोला कि देखो, तुम लोग को 3 घंटे में ही जो है एग्जाम खत्म करना है, तो मैंने तुम लोग के ऊपर एक रूल्स लगा दिया, तो ये रिजिड हो गया। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, तुम लोग जब तक लिखना चाहो लिखो, पूरा खत्म कर दो, तो ही होगा। तुम लोग जब तक लिखना चाहो, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, तो वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो गया। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने के वजह से क्या होगा, अकाउंट्स का जो भी ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा रिजिड और कम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये तो हम लोग चाहते ही थे, क्योंकि सभी को एक ही रूल्स के अंदर लाने के लिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे देंगे, तो सब अपना मन मर्जी करेंगे। वो तो हमें करना नहीं है ना। मन मर्जी करने से प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। सब कोई अपना अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो कैसे होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने खुद ही अपना एएस को फॉलो करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को काफी ज्यादा रिजिड और कम फ्लेक्सिबल बना दिया। यानी एएस को बनाया ही गया था ताकि हम लोग अकाउंटिंग मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने से चीजें जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, रिजिड और लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में मैंने लिखवा दिया। और बेसिकली ये हमारा मोटो ही था कि हमारा अकाउंट्स जो है उतना आसान ना हो जाए, फ्लेक्सिबल ना हो जाए, कोई कैसा भी यूज करे, उसे एक रूल्स में लाना है। तो बेसिकली ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एएस फॉलो करने से काफी ज्यादा रिजिड और लेस फ्लेक्सिबल बन रहा है, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेज हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने देखो सिर्फ और सिर्फ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वही मैंने तुम लोग को समझाया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देते क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया।
क्योंकि ये थियोरिटिकल पार्ट्स है तो फिर तुम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम लोग कर पाओगे। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आईसीआई इशू करता है। ये एक रिटन पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब हर एक चीज का रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, पॉलिसी किसे बोलते हैं, मतलब जिस तरीके से हमें चलना है यही पॉलिसी है भाई, ऐसे ही चलना पड़ेगा, स्कूल में ऐसे ही चलना पड़ेगा, कॉलेज में। तो ये जो पॉलिसी, जैसे मान लो तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो पहला फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फाइनल, तो ये क्या है, ये रूल्स रेगुलेशंस तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम फाउंडेशन हम इंटर नहीं देके डायरेक्ट फाइनल में चले जाएंगे, ऐसा कोई पॉलिसी है ही नहीं इंस्टीट्यूट के पास। तुम लोग को क्या करना है, इंटरमीडिएट पास करना है, तभी तुम लोग जो है नेक्स्ट वाले स्टेप में जा सकते हो। जैसे 9 नहीं पास करोगे तो कैसे 10 में चले जाओगे, नहीं पॉसिबल है ना, वैसे पॉलिसी है। तो वही एस जो है पॉलिसी है, जो कौन इशू करता है, आईसीआई इशू करता है, ठीक है। हमारे देश में आईसीआई इशू करता है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको फॉलो करके कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट कर सकता है। इसमें गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उस कोई भी वैल्यूएशन करना हो तो कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वगैरह कैसे देंगे। एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम लोग ये अकाउंटिंग प्रोफेशंस को रूल्स प्रोवाइड करता है, और रूल्स प्रोवाइड करने से हमारे काम का क्वालिटी इंप्रूव होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। यूजर्स जो होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर पाना और कंपेयर कर पाना आसान हो जाता है। और ये कोई भी यूजर्स को एश्योरेंस दे सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इतने सारे चीज इस पे लागू हो रहे हैं, इतना ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें नॉलेज का बात आता है, अगर जिनको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है वो कैसे एएस फॉलो करेंगे, ठीक है। एएस उनको तभी पता चलेगा। अब जैसे ही हम लोग नॉलेज लेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे, सीखेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। अब अगर मान लो किसी सीए को, सीएमए को हायर किया जा रहा है एज एन अकाउंटेंट, उनका सैलरी और नॉर्मल बीकॉम वाले का सैलरी में तो फर्क होगा ही। तो ड्यू टू एएस अकाउंटिंग हैज बिकम कॉस्टली, ठीक है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैव बिकम मोर रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा और ये रिजिड हो जाएगा। ये इसका तो डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया जस्ट इंट्रोडक्शन टू एएस। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। अब हम लोग एएस 1 पढ़ेंगे, एएस 1, ठीक है। हर एक एएस का अपना एक नाम है, यहाँ पर भी एएस 1 का अपना नाम है। नाम से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये हमें क्या पढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मतलब एएस 1 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एएस 1 का नाम। यहाँ पर एएस 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये है एएस 1 का नाम, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, एएस 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, यहाँ पर देखो नाम से हमें समझना पड़ेगा कि क्या है इस टॉपिक में। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे डिस्क्लोज करें उसके बारे में हमें एएस 1 गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, रूल्स रेगुलेशंस बताएगा कि कैसे हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज मतलब दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, ठीक है। चलो हम लोग पता करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, फिर इसका हम जो है नोट लिखवा देंगे। तो एक काम करते हैं, नोट के लिए हम 3-4 पेज रख देते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर बताते हैं, फिर बीच बीच में लिखवाते जाएंगे। देखो जैसे मान लो कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। बिजनेस में जो भी स्टॉक है उसे हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है तो तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है, 11-12 में कभी ना कभी तो पढ़े ही होगे। फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम देखो हमें एक रूल्स बोला जाता है, ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। देखो ये सुना होगा तुम लोगों ने काफी बार, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब हम बताते हैं, जब भी हम लोग अपने बिजनेस में जो पड़ा हुआ स्टॉक है, जैसे मान लो मेरा
ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक है। तो ग्रोसरी का जो भी स्टॉक बच गया है उसका मुझे वैल्यूएशन करके ये बताना है कि मेरे पास जो ग्रोसरी का स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है। वैल्यू मतलब इन टर्म ऑफ मुझे रुपीस बताना है। ये हम कब वैल्यू करते हैं, नॉर्मली ईयर एंड में, ठीक है। क्योंकि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, पर ईयर बनता है, हर साल बनता है, ठीक है। साल कब शुरू होता है कब खत्म होता है, साल या तो जैन से दिसंबर तक हो सकता है जिसे अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर बोला जाता है, या फिर अप्रैल टू मार्च होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं वो या तो जैन टू दिसंबर फॉलो करके बनाएंगे या अप्रैल टू मार्च को फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। जब भी ईयर एंड होता है तब क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है कि मेरे पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वैल्यू कितना है। तो उसके लिए एक रूल्स होता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब ये जितने का हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है, वो हो गया कॉस्ट। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसको मार्केट में बेच के हमें कितना मिलेगा, ठीक है, उसमें से जो कम होगा उसी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा तुम लोग को रूल्स बता दिया जाता है, इससे ज्यादा डिटेल्स 11 में नहीं बताया जाता है। और जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, मान लो ये 100 है, ये 110 है, तो तुम लोग को 100 में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यही चीज सिखाया जाता है। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है, एनआरवी 110 है, विच एवर इज लोअर में बुक करना है, यानी 100 रुपीज में तुम लोगों को बुक करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक। और एक चीज बताते हैं, जैसे देखो डेप्रिसिएशन, कल जो हम लोग सीख रहे थे, एक बार ये देखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को किस पे डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। फिक्स्ड एसेट को आज के डेट पे ना बोला जाता है पीपीई। पीपीई का मतलब होता है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब होता है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली ये नाम काफी दिनों से ही चेंज हुआ है, आज ही हुआ ऐसा नहीं है, मतलब एक दो दिन में नहीं हुआ है। पीपी आजकल फिक्स्ड एसेट को पीपी बोला जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट पे क्या लगाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हर साल हम लोग उस एसेट को कितने रुपए का यूज कर रहे हैं उसको कैलकुलेशन करने का तरीका। क्योंकि जैसे मान लो फैक्ट्री में मशीन लगा है, करोड़ों रुपए का मशीन होता है, क्या एक साथ वो खर्चा हम लोग एक ही साल दिखा दें जिस साल खरीदे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैंने 2024 में एक 1 करोड़ का मशीन खरीदा तो क्या हम इसे एक्सपेंस दिखा दे, तो मेरा तो लॉस ही दिखेगा बिजनेस में, ऐसा नहीं चलता है। ये क्या है, ये मशीन है। मशीन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो मशीन का पूरा खरीदने का खर्चा हम लोग पीएल में नहीं दिखाते हैं, हम लोग क्या दिखाते हैं, इसका डेप्रिसिएशन। पर ईयर कितने रुपए का मशीन यूज हो रहा है, क्योंकि मशीन एक दिन में पूरा यूज नहीं होता है, ठीक है। वो लगभग 10 साल 15 साल जैसा जो मशीन होता है। जस्ट लाइक तुम लोग का फिक्स्ड एसेट, जैसे किसी का लैपटॉप है वो तुम लोग के लिए फिक्स्ड एसेट है, किसी का मोबाइल वो भी फिक्स्ड एसेट होगा, किसी के घर पे जो भी फर्नीचर है वो तुम लोग का फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या, जो चीज हम लोग परचेज करने के बाद कम से कम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, कम से कम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, और उसको हमें बेचने का कोई मतलब इंटेंशन से हम लोग नहीं खरीदते हैं, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। जब पुराना हो जाता है बेच देते हो वो बात अलग है, लेकिन खरीदे ही हो बेचने के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो कल जब एग्जांपल दे रहे थे, जैसे मान लो मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस है, तो हम कैलकुलेटर खरीदते ही क्यों है, बेचने के लिए, ठीक है। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, हम लैपटॉप खरीदते हैं, खरीदते क्यों है, बेचने के लिए खरीदते हैं। लेकिन तुम लोग मेरे से लैपटॉप खरीद के लेके जाओगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लास में हमारे यहाँ एक लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप तुम लोगों को बेचने के लिए तुम लोगों ने नहीं लिया, तुम लोग सोच रहे कम से कम ये लैपटॉप तो हम 4-5 साल यूज कर ही लेंगे, तो वो तुम लोग का फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा इसका अलग अलग मेथड होता है, बहुत सारा मेथड होता है, तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है बेसिक क्लास में तुम लोग को पता चल जाएगा। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखो क्या क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और क्या होता है, और होता है WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। और क्या होता है, मशीन आवर मेथड, मशीन आवर मेथड। बहुत सारा मेथड होता है, मुझे अभी जितना याद आ रहा है हम लिख रहे हैं। बहुत सारा मतलब अनलिमिटेड नहीं है, फिर भी मुझे जितना याद आ रहा है हम लिख रहे हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स
मेथड, ये भी एक होता है। और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये भी एक होता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये एक होता है। अच्छा, और क्या होता है? डिप्लेशन मेथड होता है एक, ठीक है, डिप्लेशन मेथड भी होता है। तो ये अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, ये जो एनआरबी कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर, ये तो एक रूल्स बता दिया। और हम लोग इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें क्या क्या मेथड फॉलो होता है पता है? इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग सीखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट आउट मेथड, जिसको ना शॉर्टकट में बोला जाता है फीफो, ठीक है, FIFO, इसको ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं फीफो। और क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी LIFO, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड भी होता है, वेटेड एवरेज मेथड, ये भी होता है। और अच्छा ठीक है, अभी 3 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हो गया। तो एक्चुअली ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिसीज, ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखो, हमें क्या बताया गया कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर पे करना है। तो ये जो पॉइंट हमें बताया गया ना, ये जो पॉइंट हमें बताया गया, ये है रूल्स, ठीक है। ये रूल्स, ये हमें कौन बताया है? ये एस बताए। ये एक्चुअली कौन सा एस बताया पता है? ये AS2 बताता है। और फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा, ये कौन बताता है? AS10 बताता है। देखो, ये सब तो एस में बताया ही है, तभी तुम लोग सीखने के टाइम, जब फर्स्ट टाइम कॉमर्स सीखते हो, कॉमर्स का पढ़ाई करते हो, तब ये सब चैप्टर में ये सारी चीजों को सीख लेते हो। लेकिन ये लिखा कहाँ है कि फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन लगाना? लिखा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे रूल्स और प्रिंसिपल, ठीक है, रूल्स और प्रिंसिपल। ये रूल्स और प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, अब इस रूल्स या प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या अवेलेबल है? मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। ये सब क्या है? ये है मेथड्स। इसको कैसे अप्लाई करोगे? ये सारे मेथड्स को यूज करके। जैसे डेप्रिशिएशन लगाना है, कैसे लगाओगे? इसमें से कोई भी एक मेथड का यूज करके। अच्छा, कॉस्ट और एनआरबी, ये तो निकालना पड़ेगा ना, कॉस्ट कितना है, एनआरबी कितना है, वो तो निकालना पड़ेगा। फिर तो बोलोगे व्हिचएवर इज लोअर, तो कैसे कॉस्ट निकालोगे? या तो फीफो यूज करके। कैसे एनआरबी निकालोगे? फीफो, एनआरबी जो है, फीफो कॉस्ट को फीफो यूज करके निकाल सकते हो, लीफो यूज करके, वेटेड एवरेज। एनआरबी जो है वो मार्केट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, फिर दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज मिल गया, ठीक है, ये रूल्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये जो दोनों चीज मिल जाता है, रूल्स और प्रिंसिपल दोनों को मिक्सड अप करके बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। ये बन गया अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? रूल्स प्लस मेथड्स, ठीक है, रूल्स प्लस मेथड्स, या फिर प्रिंसिपल और रूल्स प्लस मेथड्स मिलके क्या हो जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाता है, ठीक है, मिलके अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हम समझा रहे थे कि क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कि हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स दे दिया जाएगा, फिर उस रूल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ मेथड्स दे दिया जाएगा। तो जब हम लोग दोनों चीज को अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो बन गया एक अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब तो क्लियर हुआ आई थिंक। अब हमें डिस्क्लोजर भी समझना पड़ेगा। डिस्क्लोजर मतलब इस अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और भी नॉर्मल तरीके से भी तुम लोग को जनरल तरीके से बता सकते हैं अकाउंट्स के अलावा। जैसे मान लो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, देखो, जैसे रूल्स रेगुलेशंस ये है कि तुम लोग को, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, तुम लोग को टोटल 5 क्वेश्चन लिखना है। मैंने क्या बोला? ग्रुप ए से, मान लो ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ग्रुप बी में तुम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोल दिया
कि ये कंपलसरी है, ये करना ही पड़ेगा, इसमें से कोई भी तुम लोग को 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये मैंने तुम लोग को बता दिया एग्जाम देने का रूल्स, ठीक है। अब ये 4 में से तुम लोग कोई भी, ये 5 में से तुम लोग कोई भी 4 लिख सकते हो, ठीक है। ये वैसे ही तुम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है, फिक्स्ड एसेट है तुम लोगों के पास तो तुम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फिक्स्ड एसेट है तो उसे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, दैट इज द रूल्स, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा मेथड यूज करोगे, जो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा, ठीक है। तुम्हें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये तो देना ही है, इसमें से कोई भी 4 दे दो जो तुम्हें सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रूल्स, प्रिंसिपल और उसको अप्लाई करने का मेथड्स, ठीक है। रूल्स, प्रिंसिपल और उसे अप्लाई करने का मेथड्स, ये चीज होता है। अच्छा, अब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी तो समझ रहे हैं, अब हम लोग इसको बोल रहा है कि डिस्क्लोज कैसे करेंगे, उसके बारे में हमें एएस बताएगा। चलो ठीक है, ये एग्जांपल तो समझ में आया कि व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पर लिखते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिख लो, नोट्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में तो काफी बड़ा बड़ा डेटा होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज 2 चीजों को लेके बनता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे मैंने अभी सिखाया 2 चीजों को लेके बनता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स, और उस रूल्स या प्रिंसिपल को अप्लाई करने का जो भी मेथड्स होता है। जैसे देखो ना, अगर लीगली देखेंगे तो जैसे देखो कुछ कुछ काम जो है वो इलीगल माना गया है ना, जैसे फ्रॉडुलेंट काम करना या फिर कुछ भी गलत काम करना, तो हर एक सेक्शन रहता है, ठीक है, कि जो जिस तरीके का काम, कोई मान लो चोरी किया है तो उसको कैसा पनिशमेंट मिलेगा, किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, मतलब रूल्स तो बना हुआ है ना कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये, ठीक है। अब हर एक जो भी काम कोई गलत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या क्या जो है उस पे मतलब उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, वो चीज आइडेंटिफाई करने को मेथड्स बोलते हैं। क्या पनिशमेंट मिलेगा, किसी ने गलत काम किया है उसका रूल्स रेगुलेशंस है कि अगर गलत काम किया है तो उसे ये सजा मिल सकता है, 1 साल का सजा, 2 साल का, या फिर मान लो कि उसके ऊपर पेनल्टी लग गया, सिर्फ पैसे देके पेनल्टी देके भी वो अपना सजा जो है वो ये कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज कि हर एक चीज का हमारा रूल्स और रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो भी मेथड्स होता है अकाउंट्स में, वो दोनों चीजों को मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल्स में लिखते हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग, ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज आर selected specific principles and methods of applying those principles by preparing the financial statement. ठीक है, तो मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक बार डिफाइन कर दिया, मैंने लिख दिया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये क्या है, सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक मतलब इन्वेंट्री का अपना प्रिंसिपल है, डिप्रिसिएशन का अपना प्रिंसिपल है, इसीलिए सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, और उसके साथ साथ मेथड्स
मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स है, ठीक है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, और उस प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके लिए जो मेथड्स हमें दिया गया है उसी को मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजों को जो मैंने दो एग्जांपल दिया, इसको याद रखने के लिए ना तुम लोग इसके नीचे लिख सकते हो ऐसे, तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे यहाँ पर लिख सकते हो मीनिंग बोल के, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower, ठीक है। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक प्रिंसिपल का एग्जांपल हो गया कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट और NRV whichever is lower, ठीक है। अब इसके लिए मेथड्स क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें तो बोल दिया कॉस्ट और NRV whichever is lower, NRV मार्केट वैल्यू होता है जो हमें पता चलेगा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेथड्स का जरूरी है। तो मेथड्स क्या क्या होगा, कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट का, फीफो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सही लगे तो हम लोग लीफो मेथड से कर सकते हैं, अगर हमें सही लगे तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना, ये अलग अलग मेथड होता है, तो फीफो मेथड से कर सकते हो, लीफो से कर सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड से कर सकते हैं, जो हमें सही लगे हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि तुम लोग के पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 में से कोई भी चार लिखो, तो तुम लोग को जो चार कंफर्टेबल होगा वही लिखो, ठीक है। जो अच्छे से आता है ऑब्वियसली वही लिखने का तुम लोग कोशिश करोगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या कंसीडरेशन हमें ध्यान में रखना है, तो यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहले तो हम लोगों ने देखो, हमें ना एक एक पॉइंट समझना है, क्योंकि इससे कैसा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी की तरह क्वेश्चन आता है, जैसे लॉ वगैरह में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। ये जो भी हम लिखवा रहे हैं ये तुम लोगों को जो है मतलब मगअप नहीं करना है, मतलब बैठ बैठ के रटना नहीं है, तुम लोग को पूरे एक एक पॉइंट को समझना है, तब जाके इससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर तुम लोग दे पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ तुम लोग को लिखना है एज ए नोट, लेकिन इसको तुम लोग को कुछ रटना नहीं है कि बैठ बैठ के एक एक पॉइंट को रट लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग को समझ लेना है कि क्या है, अब जब हमें क्वेश्चन पूछेगा तब हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। एक एएस हो जाएगा तो तुम लोग के लिए भी क्लियर होगा कि क्या करना क्या है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझते हैं फिर से कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो हम लोगों ने समझ लिया कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें दिया जाता है अकाउंट्स को रेडी करने के लिए, और उस रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए हमें कुछ मेथड्स भी दिया जाता है कि जो मेथड्स हमें चाहिए वो, जैसे रूल्स क्या था, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे देना है मेथड हमें बता दिया, कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी 5 में से कोई भी 4, ठीक है। तो ये मेथड्स हो गया कि कैसे करके हमें आंसर देना है। अब जब हम लोग बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। जैसे देखो, तुम लोग जब प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ते हो, जैसे मान लो तुम लोग जब मतलब कॉलेज में जाते हो, तो तुम लोग को पता है ना कॉलेज 3 साल का होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 3 साल में ही तुम लोग ग्रेजुएट हो पाओगे, ठीक है। 3 साल लगेगा, 3 साल के पहले नहीं हो पाओगे ग्रेजुएट, ठीक है। तो तुम लोग को ये पता है, जब तुम लोग ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो पता है भाई मेरा कॉलेज 3 साल का होगा बैचलर डिग्री के लिए, ठीक है। फिर मास्टर्स के लिए अलग हो जाएगा, 2 साल भी होता है, मास्टर्स के लिए 3 साल भी होता है, तो जो भी हो, तो फैक्टर्स
तुम लोग को पता है कि क्या क्या होगा। तो वही चीज है कि जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। तो हमारा दो फैक्टर्स होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइमरी कंसिडरेशन और सेकेंडरी कंसिडरेशन। एक्चुअली दो कंसिडरेशन होगा, एक हो जाएगा प्राइमरी कंसिडरेशन, प्राइमरी कंसिडरेशन, और एक है सेकेंडरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी कंसिडरेशन। दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग जब भी कॉम करने जा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, जो भी बैचलर डिग्री ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को ध्यान रखना है कि 3 साल का पढ़ाई है। ठीक है, 3 साल बाद मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी कंसिडरेशन में हम लोग का यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंसिडरेशन में ये है कि ट्रू और फेयर व्यू दिखना चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होता है प्राइमरी कंसिडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, true and fair view of financial statement true and fair view of the financial statement and financial performance and financial performance that is PL and balance sheet। तो हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब होता है। तो जो भी हम लोग बनाएंगे उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। अब ये क्या हो गया बात नया कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये मेरा प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकेंडरी के लिए ना यहाँ पर जगह चाहिए होगा, तो सेकेंडरी के लिए इधर थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम जगह रख देते हैं, ये पूरा पेज रख देते हैं। हम नेक्स्ट पेज में समझाते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है। ये देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब समझाते हैं, देखो क्या होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ट्रू एंड फेयर मतलब सच और सही, है ना, सच और सही होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, या फिर मशीन खरीदा, जो भी मान लो, एक फर्नीचर खरीद लिया जो कि हम लोग का क्या है, पीपीई है। पीपीई का मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो उसने एक लाख का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो अब हमें रूल्स क्या बता रहा है, रूल्स हमें ये बोला है कि फर्नीचर यानी अगर ये फिक्स्ड एसेट है, जो कि है फिक्स्ड एसेट, क्यों फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि फर्नीचर हम लोग मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जिसे हम लोग मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज करते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए। ये हम लोग रीसेल करने के लिए नहीं परचेस किए हैं, ठीक है, बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, यूज करने के लिए खरीदे हैं, और इससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है उसका कॉस्ट है 1 लाख। हमें क्या बोला गया है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है इस पे क्या लगना चाहिए, डेप्रिशिएशन। क्या लगना चाहिए, इस पे हमेशा लगना चाहिए डेप्रिशिएशन। क्यों डेप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि इसको यूज कर रहे तो इसका वैल्यू कम होगा, दैट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी चीज को यूज करें उसका वैल्यू जो कम हो जा रहा है, जितना कम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन। और हम लोग डेप्रिशिएशन 1 ईयर का निकाल लेते हैं और उसी को हम लोग अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको डेप्रिशिएशन की जगह अगर हम लोग इसका एप्रिशिएशन कर ले, ठीक है, एप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, लेकिन एप्रिशिएशन ना फिक्स्ड एसेट का नहीं होता है, एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड जो है मतलब खाली जमीन। ठीक है, खाली जमीन का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कुछ फर्नीचर है, मशीन है,
कोई लैपटॉप है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, उसका डिप्रिशिएशन ही होता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है, उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। सिर्फ लैंड जो होता है उसका वैल्यू कम होता है, लैंड जो है उसका वैल्यू सॉरी बढ़ता है। एप्रिशिएशन का मतलब बढ़ जाना। लेकिन अगर हम लोग अपने फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने फर्नीचर का वैल्यू क्या कर दिया है, यहाँ पर प्लस कर दिया 10%, ठीक है, तो 1 लाख का 10% यानी कितना हो जाएगा 10,000। तो हम लोग का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा पता है, ये देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के इधर लिखा जाता है लाइबिलिटीज और इधर लिखा जाता है एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू कितना था, फर्नीचर का वैल्यू था हम लोग का 1 लाख। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे नॉर्मली तो हमें डिप्रिशिएशन लगाना चाहिए, हम लोग इसका वैल्यू एप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने से कर दिया 10,000 से, तो इसका वैल्यू कितना बढ़ गया 1,10,000, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा पता है, जब हम लोग डिप्रिशिएशन लगाते हैं तो एंट्री तो ऐसा होता है, देखो डिप्रिशिएशन टू फर्नीचर, ये एंट्री होता है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर 10,000, मतलब हम लोग का फर्नीचर का वैल्यू 10,000 से कम हो गया। जब फर्नीचर परचेज किया था तब एंट्री ऐसा किया था हम लोगों ने, फर्नीचर टू बैंक बोल के ऐसे करके हम लोगों ने एंट्री किया था 1 लाख का, ठीक है, ये तो सही था। और अगर हम लोग डिप्रिशिएशन लगाते ये भी सही बात होता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसके जगह हम लोगों ने एंट्री क्या किया, सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो यही होगा परचेज का, हम लोगों ने एप्रिशिएशन दिखाया, तो एंट्री क्या हो रहा है, एप्रिशिएशन करने से वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 10,000। और ये जो क्रेडिट किसको करेंगे 10,000 से जो क्रेडिट, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट को करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने परचेज नहीं किया, वैल्यू बढ़ गया, हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू को बढ़ा दिया, रीवैल्यूएशन कर दिया, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, पीएल कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, अब जब हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं तो वहां पर हम लोग ये वाला दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर बाय फर्नीचर बोल के हम लोग दिखाएंगे कि फर्नीचर की वजह से हमारा प्रॉफिट 10,000 बढ़ा, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जितना भी आ रहा है वो 10,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो अगर हम लोग इधर लिखते हैं कि बाय फर्नीचर बोल के, देखो इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, जैसे डेप्रिशिएशन का रिकॉर्डिंग कैसे होता, इसके बाद ऐसे एंट्री होता ना पीएल टू डेप्रिशिएशन, तो हम लोग उसको कहाँ दिखाते, इधर दिखाते टू डेप्रिशिएशन बोल के एक्सपेंस। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग उसको पीएल में क्रेडिट करके दिखाएंगे, तो हम लोग का प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, ये एक रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, ये एक रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का पहला बात तो ये है कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ नहीं सकता है, वो कम ही होता है। तो हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रॉन्ग अप्रोच, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है, हम लोग का जो प्रॉफिट 10,000 ज्यादा दिख रहा है, ये रिकॉर्ड करने के वजह से वो हमें गलत परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि जब भी हमें अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी, हम लोगों ने पॉलिसी तो ले लिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है, पॉलिसीज का मतलब है फिक्स्ड एसेट, जैसे डिप्रिशिएशन, फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज होगा और हम लोग अपने हिसाब से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो हमें सूटेबल लगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स तो ले लिया लेकिन डिप्रिशिएशन की जगह एप्रिशिएशन करने लगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग को रूल्स को सही सही फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो ट्रू फेयर व्यू नहीं दिखाएगा, ना तो यहाँ बैलेंस शीट सही वाला ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है, ना तो पीएल हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, तो दोनों केस में ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने में फेलियर हो जा रहा है। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी जब चूज करेंगे तो हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन है वो हमें इस तरीके से फॉलो करना है, इस तरीके से चूज करना है कि हम लोग का अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हम लोग का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन है कि वो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंडरी कंसिडरेशन में 3 पॉइंट है, ठीक है, सेकेंडरी कंसिडरेशन का हम लोग का 3 पॉइंट है। पहला है प्रूडेंस, नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और उसके बाद है मेटेरियलिटी, उसके बाद है मेटेरियलिटी। बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले प्रूडेंस, प्रूडेंस को समझते हैं।
प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूडेंस हमें क्या बताता है कि कैसे करके प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करना है और कैसे करके लॉस को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, लिख लो, हम समझा देंगे। एंटिसिपेटेड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली when realized, though not necessarily in cash। और लॉसेस के बारे में क्या बोला है? लॉसेस के बारे में ऐसे बोला गया है, प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर ऑल known losses even though exact amount is not ascertainable and only an estimate of the amount can be made। ठीक है, तो पहले हम प्रूडेंस जो है वो समझा देंगे, फिर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी यहाँ पर जगह रख देते हैं। इसके बाद हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटेरियलिटी ये लिखेंगे। आई होप कि इसमें मेरा हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, फिलहाल इतना ही रख रहे हैं। अच्छा, अब प्रूडेंस को समझते हैं। जैसे मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू बताया, ट्रू एंड फेयर व्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज तो हम लोगों ने चूज जरूर कर लिया है। देखो हम लोगों ने क्या किया, डिप्रिशिएशन की जगह एप्रिशिएशन कर लिया, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज किया, बट ऐसा पॉलिसी चूज किया कि हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंस नेचर क्या होता है वो समझते हैं। देखो प्रूडेंस नेचर समझने के लिए, जैसे देखो यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ भी एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक अकाउंटिंग पॉलिसी देखा, अकाउंटिंग पॉलिसी में प्रिंसिपल देखा कि हमें क्लोजिंग स्टॉक जो कि इधर लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मान लो कॉस्ट है 100, ठीक है, और एनआरवी है 110। ठीक है, अब हमें रूल्स क्या बोला गया है, रूल्स हमें ये बोला गया है कि हमें इसको किस में रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी हमें 100 में रिकॉर्ड करना है। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग 100 में नहीं करके 110 से रिकॉर्ड करेंगे। सोचो ये गलत है, लेकिन प्रूडेंस क्यों आया वो हम समझा रहे हैं। इसीलिए पहले हम ये बता रहे हैं कि मान लो आप लोग अगर 110 करते, 100 नहीं करते, क्योंकि रूल्स तो हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लोअर में करना है कॉस्ट और एनआरवी से। तो मुझे कॉस्ट मिला 100, एनआरवी मिला 110, अब हम बोल रहे हैं कि हम इसे 110 में वैल्यू करेंगे, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा वो हमें 10 रुपीज से ज्यादा दिखेगा। ऑब्वियस सा बात है। देखो अगर तुम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करोगे, देखो इसको क्लोज कर रहे हो तो कैसे होगा, मान लो इधर कितना है वो मैंने लिखा नहीं, मान लो यहाँ पर एक्सपेंसेस है सपोज 100 रुपीज, ठीक है, इधर मैंने 110 लिखा, तो बैलेंस करने के लिए इधर 10 लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इधर 100 लिखते सपोज, या फिर इसको ना थोड़ा ज्यादा कर देते, ये हम कर लिए 100, सॉरी कम कर लेते हैं, 80 कर लेते, ठीक है। तो अगर इधर 80 कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कुछ आ जाएगा इतना, ये देखो 80 करने से कितना आएगा, टू एक्सपेंस, अगर हम इसको 80 कर लेते हैं तो मेरा यहाँ पर 110 लेने से आ जाएगा, ये इसके जगह आ जाएगा 20, ठीक है। और अगर हम इसको 110 की जगह 100 लेते हैं तो ये मेरा इधर कितना आ जाएगा,
ये 30 आ रहा था, सॉरी ये पहले 30 आ रहा था। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो अगर हम इधर 110 लेते हैं और इधर 80 लेते हैं तो इसके जगह मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 110 के जगह 100 लिखते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो टोटल 100, तो इधर भी टोटल 100 होने से इधर कितना आएगा 20, तो प्रॉफिट में फर्क कितना आया 10 रुपीज का। हम ये बताना चाह रहे हैं इधर जितना वैल्यू ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। देखो जब क्लोजिंग स्टॉक 110 तो प्रॉफिट 30, जब क्लोजिंग स्टॉक 100 तो प्रॉफिट हम लोग का 20, तो प्रॉफिट कम हो गया। मतलब कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है, वही हम समझाना चाह रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको 110 में बुक करेंगे तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपीज से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो मैंने यहाँ पर भी एक कॉलम बनाया तो इसमें भी दिखाते हैं, मान लो कॉस्ट है 100 और हम लोग का एनआरवी है 110, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बुक कर लिया, सपोज इसको मैंने सही तरीके से यानी जो लोअर है यानी 100 से बुक कर लिया, या फिर इसका हम एनआरवी ना ऐसे कर लेते हैं, देखो इसका एनआरवी हम 90 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने 90 पे बुक कर लिया, तो यहाँ पर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पर जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना दिखेगा पता है, वो 10 रुपीज से कम दिखेगा, 10 रुपीज से कम दिखेगा। लॉजिक है क्यों 10 रुपीज से कम दिखेगा, ये देखो इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे पास मेरा प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका एक्चुअली कॉस्ट है 100, मतलब जितना से मैंने खरीदा था, ठीक है। अब मार्केट में अगर उसे बेचने जाएंगे तो मुझे 110 मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट होगा 10 रुपीज, ठीक है। और अगर मार्केट में बेचने जाने से उसमें मुझे 90 रुपीज मिलेगा तो मेरा 10 रुपीज का लॉस होगा, मेरा 10 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा, अगर उसे मार्केट में बेचने जाएंगे 90 मिलेगा, ये मैं मुझे मार्केट वैल्यू बता रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट 10 मेरा लॉस हो जाएगा 10 रुपीज का, क्योंकि देखो कम से कम कॉस्ट तो निकलना चाहिए, तो मेरा 10 रुपीज का लॉस होगा। अगर हम इसे 110 में बुक करेंगे तो मेरा 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब यही हो गया। बाकी तुम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख के भी कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रूडेंस नेचर का मतलब क्या है, बोल रहे हैं कि ये जो है ना ये अलाउड नहीं है, ये जो पॉइंट है ये जो हम लोगों ने किया ये अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है। और ये बोल रहा है ये अलाउड है। अच्छा अब क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 100 रुपए का वो फ्यूचर में 110 का बिक जाए, ये ठीक है, ये फ्यूचर में 110 का बिक जाएगा, ये सोचते हुए मैंने जब इसको 110 में रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने क्या किया, फ्यूचर के प्रॉफिट को आज ही रिकॉर्ड कर लिया। फ्यूचर में 10 रुपए का प्रॉफिट होगा उसको मैंने आज ही रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का अगर फ्यूचर में बेचने जाएंगे तो मुझे 90 रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लिया, मतलब यहाँ इसको जब 90 रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपए से कम दिखेगा, ये अलाउड है, ठीक है। प्रूडेंस हमें क्या बोल रहा है, देखो प्रूडेंस हमें क्या बोल रहा है, क्यों अलाउड है, रूल्स क्या बोला है, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, प्रॉफिट को हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन दे रियलाइज्ड, प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब हम लोग वो अर्न कर रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग अर्न नहीं कर रहे, फ्यूचर में 110 में अगर बिकेगा तो 10 रुपए मिलेगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड मत करो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग का यहाँ पर बोला है दो नॉट नेसेसरीली इन कैश, ठीक है, कैश में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर प्रॉफिट अर्न कर चुके हो तो ही रिकॉर्ड करो। लॉस के बारे में प्रूडेंस क्या बताता है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल नोन लॉसेस इवन दो एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल एंड ओनली एन एस्टिमेटेड ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड, बोल रहा है फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग आज ही कर दो, नहीं पता कितना लॉस होगा, मतलब अमाउंट नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं एसर्टेन कर पा रहे हो, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, एस्टिमेट कर लो अंदाजे से, ठीक है, एस्टिमेट कर लो उस अमाउंट को और उसे प्रोविजंस बोल के रिकॉर्ड कर दो। एक्चुअली हम लोग जो है ना प्रूडेंस नेचर में ही जीते हैं, ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग का जो डेली लाइफ है ना वो हम लोग प्रूडेंस नेचर में ही, डेली लाइफ नहीं मतलब हम लोग का जो मेंटेलिटी है, बेसिकली हम लोग का जो इंडियन मेंटेलिटी है वो प्रूडेंस नेचर का ही है। कैसे देखो, जैसे मान लो
कि तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आफ्टर सक्सेस तुम लोग अच्छा खासा जो है इनकम कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल अगर तुम लोग सिर्फ बीकॉम करते तो उसका जो मतलब तुम लोग के पास जो स्कोप होता, उससे प्रोफेशनल कोर्स को जब एड ऑन कर रहे हो तुम लोग अपने लाइफ में, तो ऑब्वियसली उसका स्कोप तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो तुम लोग फ्यूचर में बहुत ज्यादा कमाओगे बोल के क्या आज महंगा महंगा चीज खरीद लोगे? ऑब्वियसली नॉट। फ्यूचर में बहुत ज्यादा कमाओगे बोल के आज मतलब तुम लोग सोच रहे हो हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करें सक्सेस हो जाएंगे तो हमारा अच्छा अच्छा लाखों का नौकरी मिलेगा, या तुम लोग बिजनेस करोगे जो भी करो तो क्या आज ही तुम लोग अच्छा अच्छा बहुत महंगा महंगा चीज खरीदना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। फ्यूचर के प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का एक खर्चा है, तो फ्यूचर में तुम लोग का पढ़ाई का और भी खर्चा होगा। आज इंटर में हो, कल फाइनल में जाओगे, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खर्चा है, कोचिंग फीस है, जाने आने का खर्चा है। जो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, जो घर पे रहते हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हैं उनका जो है पीजी वगैरह का खर्चा हो जाएगा, या फिर तुम लोग का नेट का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, बुक्स का खर्चा है, पेन का खर्चा है। तो तुम लोग क्या करते हो, उस खर्चे को सोचते हो कि हाँ मेरा ये सब खर्चा फ्यूचर में होगा, ये रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, वो एग्जाम फीस होगा, तो तुम लोग क्या करते हो उसके लिए अभी से सेविंग्स करते हो, ठीक है। उसके लिए सेविंग्स तुम लोग कर रहे हो या पेरेंट्स कर रहे हैं कि हाँ मेरा ये खर्चा 2 महीने बाद आने वाला है पढ़ाई के लिए, तो मुझे इसका पैसा जमा करके रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, तुम लोग फ्यूचर का लॉस या एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दैट इज द प्रूडेंस नेचर। अब देखो क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जैसा सोचते हैं हमारा अकाउंट्स भी वैसा ही सोच रहा है। तो क्या बोला गया है, फ्यूचर में प्रॉफिट करोगे, फ्यूचर में अच्छा खासा कमाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही से तुम लोग लाख लाख रुपए का चीज खरीदना स्टार्ट कर दी, गाड़ी खरीद रहे हो, अच्छा अच्छा महंगा महंगा मोबाइल आईफोन वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिए। तुम लोग फ्यूचर में जब कमाओगे उसके बेसिस पे आज नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचते। हाँ कोई खरीद सकता है आईफोन वगैरह, वो हम नहीं बोलना चाह रहे। हम ये बोलना चाह रहे कि तुम लोग फ्यूचर में अच्छा कमाओगे सोच के कि आज कुछ खरीद लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर का प्रॉफिट हम लोग आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड। कौन बोलता है? प्रूडेंस। और अगर हम लोग का जो फ्यूचर में लॉस या एक्सपेंस होगा उसको जरूर आज रिकॉर्ड करते हो। फ्यूचर में तुम लोग का पढ़ाई का इतना इतना खर्चा हो सकता है, उसके लिए आज से जो है प्रोविजंस कर रहे हो, दैट इज द प्रोविजन। ये देखो यहाँ लैंग्वेज है ना, प्रोविजन, सेविंग्स कर रहे हो कि हाँ मेरा पढ़ाई का और 2 लाख रुपए खर्चा होगा, तो हम क्या करते हैं 2 लाख रुपए का एक प्रोविजन करके रखते हैं। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली 2 लाख से थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो वही देखो यहाँ पर बोल रहा है एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल। अगर नहीं होता है, अगर असर्टेनेबल है कि मुझे कंफर्म पता है तो उतना कर लो, ठीक है। कंफर्म नहीं पता है तो एस्टिमेट करके कर लो। तो फ्यूचर का लॉस या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक वो हमारे हाथ में ना आ जाए, यानी हम लोग जब तक उसे अर्न ना कर ले। तो दैट इज द प्रूडेंस नेचर, ठीक है। तो मैंने आई होप कि तुम लोगों को प्रूडेंस नेचर समझ में आया कि प्रूडेंस नेचर क्या बोलता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए। पहला कि हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए हमेशा। दूसरा, दूसरे में 3 पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने पहला प्रूडेंस समझा। प्रूडेंस का मतलब है फ्यूचर का कोई प्रॉफिट है उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया प्रूडेंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये क्या है? देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है यहाँ पर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स should be judged based on their substance and not merely on their legal form. Reality
ओवर लीगलिटी। ठीक है, जैसे इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को, सब्सटेंस ओवर फॉर्म यहां पर समझते हैं इसका मतलब क्या है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हायर परचेज ऑफ एसेट। समझाते हैं क्या होता है हायर परचेज ऑफ एसेट। हायर परचेज ऑफ एसेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये गाड़ी मान लो ये है सेलर मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी, ये हो गए परचेजर। ठीक है, अब ये गाड़ी मान लो है 15 लाख का, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये गाड़ी जो है हम एक बार में नहीं खरीद सकते, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एक बार में खरीदेंगे। तो ये उससे बोल रहा है ठीक है आप एक काम करो, आप एक बार में नहीं खरीद सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट में ले लो। ठीक है, एक्चुअली इसको हायर परचेज बोला जाता है। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में छोटा सा फर्क होता है। फर्क ये है कि अगर हम लोग किसी चीज को इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो हमें ओनरशिप तुरंत दे दिया जाता है, चाहे हम लोग पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करते रहे। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होता है। मेनली हायर परचेज में जो है ऐसे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं जिसका रीसेल वैल्यू होता है, जैसे बड़ा ट्रक ट्रक वगैरह, ठीक है, ट्रक हो गया, कोई महंगा गाड़ी हो गया, वो सब। ठीक है, तो नॉर्मली इंस्टॉलमेंट में क्या सब चीज सेल होता है पता है, जैसे कि मान लो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक्वागार्ड, ये सब सेल होता है इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि ये सब का आज के डेट पे कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। ठीक है, रीसेल वैल्यू नहीं है, ये गाड़ी वाड़ी का रीसेल वैल्यू होता है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी का जो है रीसेल वैल्यू होता है। जैसे देखो हम अभी देखो जो स्टोरी हम बता रहे, यहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर बी को गाड़ी का जरूरत था, उन्होंने गाड़ी खरीद लिया, बट उनका कहना ये है कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम 15 लाख देके खरीद लें। तो ये बोल रहे ठीक है आप एक काम करो, आप इसे जो है 15 इंस्टॉलमेंट में ले लो। ठीक है, मतलब 15 इंस्टॉलमेंट में ले लो, यानी 15 लाख डिवाइडेड बाय 15, यानी 1 लाख पर ईयर करके आप पेमेंट कर दो। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक ट्रांजैक्शन बताया इन दोनों के बीच में, 1 लाख पर एनम करके आप पेमेंट करके धीरे धीरे ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये लगभग जो है 15 मंथ्स का बात हो गया। अगर 1 ईयर का हो रहा है तो पर 1 लाख पर एनम हो रहा है तो 15 मंथ्स का बात हो गया। तो इसका मतलब 15 मंथ्स में क्या होगा, ये धीरे धीरे अपना पेमेंट जैसे करते जाएंगे, जब ये अपना 15th नंबर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, ये देखो इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जब 15th नंबर इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, 15th नंबर इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, तब जाके इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा ओनरशिप। ओनरशिप मिलेगा किसको, मिस्टर बी को। ओनरशिप मिस्टर बी को मिलेगा, तब मिलेगा जब ये अपना 15th नंबर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो उसके पहले ओनरशिप किसके पास रहेगा, उसके पहले ओनरशिप सेलर ए के पास ही था। ठीक है, सेलर जो ए है, सेलर ए, ठीक है, उनके पास क्या था, ओनरशिप था। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा 15th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, ओनरशिप ट्रांसफर टू मिस्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले मिस्टर बी के पास क्या रहेगा, क्या मिस्टर बी गाड़ी नहीं ले जा सकते, बिल्कुल गाड़ी ले जा सकते हैं। मिस्टर बी के पास रहेगा पोजीशन। पॉसेशन का मतलब है गाड़ी को रखने का अधिकार। दूसरा क्या हो जाएगा, यूज करने का राइट्स। ठीक है, यूज करने का राइट्स, ये गाड़ी कौन यूज कर सकता है, मिस्टर बी आराम से उसे यूज कर सकता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स इनके पास है। और 4th नंबर लिखेंगे रिस्क। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब ये
इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं, गाड़ी को अपने पास रख सकते हैं, गाड़ी से जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है, मतलब मान लो ये गाड़ी भाड़े पे लगा दिए, ओला उबेर पे लगा दिए, ठीक है, अब ओला उबेर से इनको एक इनकम आ रहा है तो वो उनका रिवॉर्ड्स हो गया, गाड़ी से जो रिवॉर्ड्स मिल रहा है वो किसका है, मिस्टर बी का ही है, जबकि ओनरशिप मिस्टर बी का नहीं है। ओनरशिप कब मिलेगा, जब ये 15 इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देंगे ना, तब इनको ओनरशिप मिलेगा। और अगर ओला उबेर में चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का जो रिस्क है वो भी इन्हीं को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाड़ी का ओनरशिप के अलावा बाकी सभी इनके पास आ गया, पोजेशन इनके पास आ गया, यूज करने का राइट्स इनके पास आ गया, गाड़ी से कुछ अर्निंग करेंगे वो भी इनका होगा, गाड़ी का कुछ रिस्क होगा तो भी उन्हीं को लेना पड़ेगा, ओनली ओनरशिप उनके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हो गया कि रियलिटी ओवर, ये देखो मैंने जो लाइन लिखवाया ना, मैंने क्या लिखवाया, रियलिटी ओवर लीगलिटी, ठीक है। तो एक्चुअली लीगली गाड़ी किसका है, लीगली गाड़ी मिस्टर ए का है। अगर लीगली देखा जाए, यहाँ पर लिखते हैं लीगली जो है ये कार किसका है, मिस्टर ए का है। कब तक, अप टू 15 इंस्टॉलमेंट, अप टू 15th इंस्टॉलमेंट, जब तक 15th इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और तब तक यहाँ पर रियलिटी में गाड़ी किसका है, गाड़ी किसका है, रियलिटी में जो कार है वो तो मिस्टर बी का ही हुआ, गाड़ी उनके घर पे रखा हुआ है, उनके घर के गैराज पे रखा हुआ है, वो यूज कर रहे हैं, वो उससे कमा रहे हैं, गाड़ी पे कुछ भी एक्सीडेंट होता है, स्क्रैच वगैरह लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक करवाते हैं, तो रियलिटी में तो कार इनका ही हो गया, ठीक है, लेकिन लीगलिटी में कार इनका नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि कौन अपने बैलेंस शीट में इस कार को दिखा सकता है, कौन अपने बैलेंस शीट में इस कार को दिखाएगा, तो ऑब्वियसली ये कार को मिस्टर बी अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा। मिस्टर ए इसको अपना कार नहीं दिखा सकता है, मिस्टर ए का कार है, लीगली उनका है बट रियलिटी में इनका है, ठीक है, लीगली इनका है बट रियलिटी में इनका है, तो मिस्टर ए इस कार को सेल बोल के ही दिखा देगा, भले इसका पैसा ही धीरे धीरे मिले, सेल करके दिखा देगा। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मान लो मिस्टर बी पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तब क्या होगा, जब मिस्टर बी मान लो बाई चांस वो अगर इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे, उनका कोई फाइनेंशियल इशू हो जाता है, तो मिस्टर ए आके इस गाड़ी को लेके चले जाएंगे, यानी छीन के लेके चले जाना, मतलब रिपोजिशन करना, ये कर सकते हैं, रिपोजिशन करके फिर इस गाड़ी को जो है अगर कुछ रिपेयर करने का जरूरत होगा करके वो फिर से सेल कर देंगे। ऐसे प्रोडक्ट ही जो है हायर परचेज में बेचे जाते हैं कि आप ले जाओ, आप धीरे धीरे पेमेंट करो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो हम आपसे ये गाड़ी वापस ले लेंगे और हम अपने हिसाब से उसे फर्दर सेल कर देंगे। तो क्या इनमें कोई सेटलमेंट होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सेटलमेंट होता है। मिस्टर बी जब ये गाड़ी इनको वापस देंगे, अगर ये पेमेंट नहीं कर पा रहे तो जितना पेमेंट बाकी है उसका कुछ ना कुछ सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है, वो अलग पॉइंट है, वो हायर परचेज में पढ़ाया जाता है, इतने सारे चीज तो हम एक जगह पे नहीं बोल पाएंगे, बस इतना समझो कि लीगलिटी, इस पॉइंट का मतलब हमें समझने से भी मतलब है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है रियलिटी ओवर लीगलिटी, मतलब किसको अपने बैलेंस शीट में इसको दिखाना चाहिए, इस एसेट को, इस एग्जांपल से समझते हैं, तो ये दिखाना चाहिए बेसिकली मिस्टर बी दिखाएंगे, ठीक है, मिस्टर ए नहीं दिखाएंगे, मिस्टर ए उसे सेल बोल के दिखाएंगे अपने बुक्स में और मिस्टर बी उसे दिखाएंगे कि ये मेरा एसेट है, जबकि इनका ओनर जो है अभी तक मिस्टर बी नहीं बना है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो भी हो रहा है शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन देयर सब्सटेंस एंड नॉट मेयरली ऑन देयर लीगल फॉर्म। लीगलिटी से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को जब जज करना है तो उसका रियलिटी यानी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसे जज करना है, ठीक है, रियलिटी यानी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे जो है जज करना पड़ेगा, ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो एक्चुअल ओनर कौन हो जाएगा, एक्चुअल ओनर यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर बी, ठीक है, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल ओनर मिस्टर बी, ये हो गया एक्चुअल ओनर, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है ना, सब्सटेंस का मतलब क्या है पता है, सब्सटेंस का ये हो जाएगा, इसके आगे तुम लोग चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो एक्चुअल, ठीक है, सब्सटेंस मतलब एक्चुअल, एक्चुअल, और ये फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म,
एक्चुअल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ठीक है, एक्चुअल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा पहले कि हम लोगों को ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए हमेशा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड जरूर कर सकते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म की रियलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगलिटी से, ठीक है, रियलिटी ओवर लीगलिटी। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट को हमें जज करना है तो हमें हमेशा उसके रियलिटी के अकॉर्डिंग जज करना है, लीगलिटी के अकॉर्डिंग जज नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेटेरियलिटी, ठीक है। मेटेरियलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर मेटेरियल का मतलब जो है रॉ मेटेरियल नहीं है, ठीक है। मेटेरियल का मतलब है कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटेरियल फैक्ट, ठीक है, मेटेरियल फैक्ट बोलते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात को बोला जाता है मेटेरियल। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स should disclose all material items, the knowledge of which influence the decision of users of financial statement। अच्छा देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटेरियलिटी, ठीक है। तो मेटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो मेटेरियलिटी का मतलब दिया हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मेटेरियल आइटम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब औजार, औजार वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे देखो जो सिंगर होते हैं उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई प्लम्बर है उनका अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि ट्रेडिंग, पीए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए सारे मेटेरियल यानी इंपॉर्टेंट आइटम, द नॉलेज ऑफ विच इन्फ्लुएंस, मतलब हमें जो भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये एक्चुअली हमें लिखना पड़ेगा, एक सेकंड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, इस पर काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिख दो, इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिख दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि जो भी यूजर्स है, यूजर्स हम पहले से बताते आ रहे, दो तरीके के यूजर हो सकते हैं, जो है हम लोग के इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, अगर सारे मेटेरियल यानी इंपॉर्टेंट बात बताए जाएंगे तभी ना हम लोग जो है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो हम ये बता रहे हैं कि देखो प्रोफेशनल कोर्स जब करोगे तो मेटेरियल फैक्ट क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे, देखो अगर कुछ ज्यादा बड़ा अचीव करना है तो ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, तो ये एक मेटेरियल फैक्ट है कि भाई मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम झूठ मूठ बोलेंगे नहीं नहीं कुछ मेहनत मेहनत नहीं है, नॉर्मल बात है, कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो तुम लोग डिसीजन ले पाओगे ना कि तुम लोग को मेहनत करके आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कितना मेहनत करना चाहते हो, तो तुम लोग डिसीजन जब लेते हो कि हाँ हम लोग जो है इस तरीके के कोर्स करेंगे तो उसमें इस कोर्स का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, कितना खर्चा लगता है। मान लो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या वो ज्यादा, वैसे ये सब कोर्स जो है सारे गवर्नमेंट कोर्स है, बाकी सारे कोर्सेज से तो बहुत ही सस्ते होते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर भी अगर किसी का फाइनेंशियल इश्यूज है क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं, फिर उसे कुछ और सोचना पड़ेगा ना। तो वही मेटेरियल फैक्ट्स, हर एक चीज का मेटेरियल फैक्ट्स हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ताकि जो भी यूजर्स है वो
अपना जब डिसीजन ले तो वो फैक्ट को ध्यान में रख के उसका डिसीजन ले, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग जब 12th के बाद, सॉरी 10th के बाद जब तुम लोग आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस चूज करते हो तो कुछ सोच के ही डिसीजन लेते हो, ठीक है। कुछ सोच के ही तो तुम लोग इन्फ्लुएंस होते हो, तो डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है या मुझे साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ तो मेटेरियल फैक्ट्स रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग तुम लोगों ने डिसीजन लिया होगा। तो डिसीजन का जो इन्फ्लुएंस है वही बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या करना चाहिए, सारे मेटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। द नॉलेज ऑफ विच, उस मेटेरियल आइटम को देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर्स, हम लोग यानी कि यूजर्स अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। द नॉलेज ऑफ विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो यूज कर रहा है वो उस मेटेरियल फैक्ट को देख के अपना डिसीजन ले सकता है। अब यहाँ पर डिसीजन का मतलब ये है कि मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना है या नहीं करना है। मुझे अगर मान लो हम लोग इस कंपनी को एज ए क्रेडिटर, एज ए सप्लायर कुछ सप्लाई करते हैं, तो हम लोग फ्यूचर में उन्हें सप्लाई करें ना करें, ठीक है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रहा है, कितने बैलेंस शीट जो है कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, रेशियो एनालिसिस देख के समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, इनके पास कितना लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कितना कैश वगैरह है, क्या हम लोगों को फर्दर इनसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं होगा तो यूजर्स कैसे समझेगा कि मतलब कैसे डिसीजन लेगा कि उसे इस बिजनेस में, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है अपना कंट्रीब्यूशन मतलब अपना इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए जब हम लोग अपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करते हैं। तो दो फैक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू फेयर व्यू दिखाना चाहिए, और सेकेंडरी में प्रूडेंस नेचर, यानी कि हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट हम लोग एंटिसिपेट, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर का लॉस कर सकते हैं। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मतलब लीगलिटी से ज्यादा रियलिटी पे हमें ध्यान देके डिसीजन लेना है, ट्रांजैक्शन इवेंट को जज करना है। और मेटेरियलिटी मतलब हो गया कि हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज द मेटेरियलिटी, ठीक है। मेटेरियलिटी जो भी फैक्ट होगा उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तो एस का ही नाम है, हाँ एस का ही नाम है, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अलग से पढ़ेंगे। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and presentation of the financial statement should be disclosed at one place to facilitate better understanding of the financial statement. नीचे एक नोट लिखेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ accounting policies is not a remedy for wrong treatment.
बताते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, बहुत बार बोल दिया मैंने। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है कि जो भी रूल्स है और उस रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स होता है वो दोनों मिला के होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तुम लोग अगर गूगल करोगे तो कोई भी कंपनी का तुम लोग जो है रिपोर्ट अगर निकालोगे तो वहां पर देखना, आज तो काफी टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को दिखाएंगे। अगर तुम लोग खुद गूगल करके देख ले तो भी चलेगा, या फिर हम दिखा देंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या किया जाता है ना, एक के बाद एक जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक ही जगह पे रहता है। मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बन रहा है, मान लो वो जितने सारे पेज का है तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी फर्स्ट पेज में है, दूसरा 4th नंबर पेज पे है, ऐसा नहीं होता है। जिस पेज से अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया है लगातार लाइन बाय लाइन उसी पे डिस्क्लोज करते जाना है। मतलब लाइन बाय लाइन वहीं पर चलते जाएगा, पेज एक पेज के बाद एक पेज चलेगा लेकिन कोई गैप नहीं चलेगा, एक ही प्लेस में एक के बाद एक अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। मतलब क्या कोई ऐसे चूज करेगा कि हाँ फिक्स्ड एसेट के लिए कौन सा मेथड लिया है, एसएलएम लिया है, अच्छा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए कहाँ लिया है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर मैंने यहाँ से अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखना स्टार्ट किया है तो यहीं से मुझे सारे पॉलिसीज एक के बाद एक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक अकाउंटिंग पॉलिसी बताया है, फिर यहाँ एक अकाउंटिंग पॉलिसी बताया है, फिर यहाँ एक अकाउंटिंग पॉलिसी बताया, ऐसा नहीं होगा। जहां अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दिया गया है वहीं पर लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक इधर एक उधर रहेगा तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर एक नोट लिखवाया है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर हम लोग कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने की जगह अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट। हम लोग ऐसा करके और इस पॉलिसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हाँ हम लोग ना फर्नीचर पे एप्रिसिएशन कर रहे 10% करके, हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया कि क्या पॉलिसी लिया है, लेकिन ये कोई रेमेडी नहीं हुआ। हम लोगों ने अगर गलत ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है और कैसे करके किया है उसको हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करो, तो हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया। क्या डिस्क्लोज किया कि फर्नीचर को एप्रिशिएट किया, बट दिस इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट करके उसको डिस्क्लोज कर देने से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने पूरा एस फॉलो कर लिया, हम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा भाई पॉलिसी तो डिस्क्लोज किया है, वो तो रूल्स तुम लोगों ने फॉलो किया, बट प्रॉब्लम क्या किया, ट्रीटमेंट ही तो गलत किया। फर्नीचर पे थोड़ी ना एप्रिसिएशन लगता है, उस पे तो डेप्रिसिएशन लगता है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट द रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट का कोई रेमेडी नहीं हुआ ये कि मैंने तो डिस्क्लोज किया भले ही रॉन्ग ट्रीटमेंट किया, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट भी सही करना है, डिस्क्लोज भी करना है, तब जाके पूरा प्रॉपर AS1 फॉलो होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं होता है, नहीं तो माना जाएगा कि ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, काफी सारा पॉइंट हो गया है। अब इसमें जो है ना हम लोग का कुछ 2-3 पॉइंट और भी बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो पॉइंट कंप्लीट करके फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा मत सोचो कि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल ऐसा है, ऐसा बात नहीं है, काफी प्रैक्टिकल चीज ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे जो भी 2-3 पॉइंट बाकी है वो हम लोग करके इस पे क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले तुम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे आंसर देंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।